नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान संगीतकार और प्रसिद्ध पार्श्व गायक हेमंत कुमार जी की। दोस्तों, हेमंत कुमार का जन्म 1930 में उत्तर प्रदेश के बनारस में उनके नाना के घर हुआ था। उनके नाना एक प्रसिद्ध फिजिशियन हुआ करते थे। हेमंत दा का पूरा नाम हेमंत कुमार मुखोपाध्याय है। उनके पिता कालिदास मुखर्जी का परिवार जयनगर से था। सन 1900 में उनका परिवार कोलकाता आकर बस गया था। यही हेमंत पले बड़े थे। हेमंत कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के नसरुद्दीन स्कूल और भवानीपुर एरिया स्थित मित्रा इंस्टीट्यूट स्कूल से पूरी की। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद हेमंत ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश ले लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्योंकि उस समय उनको संगीत से गहरा लगाव हो गया था और उन्होंने म्यूजिक में ही करियर बनाने की ठान ली थी। हेमंत कुमार के पास संगीत में उचित स्तर का औपचारिक प्रशिक्षण था। उनके अनेक शिक्षक थे। ऐसा लगता है कि उनके प्रशिक्षण का बड़ा हिस्सा शैलेश दत्त गुप्ता के अधीन रहा। उन्होंने फणी बनर्जी के अधीन भी अध्ययन किया और अनादि दस्तीदार के अधीन रविंद्र संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में वह महान फयाज खान के शिष्य बने। दुर्भाग्य से यह अंतिम प्रशिक्षण बहुत लंबे समय तक नहीं चला सका। यह 1950 में फयाज खान की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। 1940 के दशक का मध्य भारतीय इतिहास में उथल पुथल भरा समय था और हेमंत ने लोगों के सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए अपनी कला का उपयोग करने का दायित्व महसूस किया। ब्रिटिश राज्य के ढलने दिनों ने साम्राज्यवादी की समस्याओं को बहुत स्पष्ट कर दिया और कई सामाजिक अन्याय कुछ समाधान की मांग करने लगी। आज़ादी के बाद जब ये समस्याएं दूर नहीं हुई तो कई लोगों को लगा कि वे अब चुप नहीं रह सकते। ऐसे माहौल में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हेमंत कुमार इंडियन पीपल्स थिएटर यानी के इप्टा से जुड़ गए। इस दौरान उनकी मुलाकात उनके लंबे समय तक दोस्त रहे सुभाष मुखोपाध्याय से हुई थी, जो बाद में बंगाली कवि बन गए थे। उनके अलावा हेमंत की दोस्ती चर्चित लेखक संतोष कुमार घोष से हो गई थी। हेमंत कुमार लघु कहानियाँ लिखा करते थे। संतोष कुमार कविता और सुभाष मुखोपाध्याय गाना गाया करते थे। इसी बीच हेमंत कुमार ने साहित्य जगत में भी अपनी पहचान बनानी चाहिए और एक बंगाली पत्रिका देश में उनकी एक कहानी भी प्रकाशित हुई थी। लेकिन साल 1930 के अंत तक हेमंत ने अपना पूरा ध्यान संगीत पर लगा दिया था। अपने बचपन के मित्र सुभाष की सहायता से इसी साल हेमंत कुमार को आकाशवाणी के लिए अपना पहला बंगला गीत गाने का मौका मिल गया था। हेमंत ने संगीत की अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक बंगला संगीतकार शैलेश दत्त गुप्ता से ली थी। उन्होंने उस्ताद फयाज खान से शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली थी। हेमंत बंगाली, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में गायन करते थे। वे रविंद्र संगीत के प्रसिद्ध आर्टिस्ट भी हुआ करते थे। हेमंत कुमार मुखोपाध्याय के एक सफल संगीतकार बनने से उन्हें तमाम रिकॉर्ड्स कंपनियों ने ऑडिशन में ठुकरा दिया था। युवा हेमंत को म्यूजिक कंपनियों ने यह कहकर वापस भेज दिया था कि उनकी आवाज़ गायन के लिए उपयुक्त नहीं है। बाद में उनमें से एक कोलंबिया म्यूजिक ने हेमंत से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर के गीत उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करके बिक्री के लिए लोगों के बीच उतारे। हेमंत को पहली बार पंडित अमरनाथ के संगीत निर्देशन में हिंदी फिल्म इरादा, जो 1944 में आई थी, और हेमंत कुमार को एक अवसर मिला था, लेकिन उन्हें संगीतकार के रूप में पहचान दिलाने वाली पहली फिल्म आनंद मठ थी, जो 1952 में रिलीज हुई थी। हेमंत कुमार के कई बड़े संगीतकारों से आत्मीय रिश्ते थे। उनमें पंडित अमरनाथ, सलील चौधरी, कमल दासगुप्ता जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। साल 1947 में हेमंत कुमार ने बंगला फिल्म अभिनेत्री के लिए बतौर संगीतकार काम किया। इस दौरान वे भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के सक्रिय सदस्य के रूप में भी काम कर रहे थे। धीरे धीरे हेमंत कुमार बंगला फिल्मों में बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाते चले गए। इस दौरान हेमंत कुमार ने कई बंगला फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें हेमेन गुप्ता निर्देशित कई फिल्में शामिल थीं। कुछ समय के बाद जब हेमेन गुप्ता मुंबई आ गए तो उन्होंने हेमंत कुमार को भी मुंबई आने का आमंत्रण दिया। साल
1951 में फिल्मिस्तान के बैनर तले बनी उनकी पहली हिंदी फिल्म आनंद मठ थी और हेमेन गुप्ता ने हेमंत को संगीत देने का मौका दिया था। इस फिल्म की सफलता के बाद हेमंत दा बतौर संगीतकार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए थे। इस फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड वंदे मातरम आज भी गुनगुनाते हैं। साल 1954 में हेमंत कुमार के संगीत से सजी फिल्म नागिन की सफलता के बाद हेमंत दा सफलता के शिखर पर पहुंच गए थे। इसका एक गीत मन डोले मेरा तन डोले आज भी म्यूजिक लवर्स में काफ़ी पॉपुलर है। इस फिल्म के उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हेमंत ने संगीत निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, लेकिन नागिन जो 1954 में उन्हें संगीत निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आज भी मन डोले मेरा तन डोले गीत का हुक एक ऐसा प्रतीक बन गया है जो भारतीय मानस में सपेरों से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है। नागिन की सफलता के बाद वह जागृति, 20 साल बाद और खामोशी जैसे कई फिल्मों में संगीत निर्देशक बने। 1950 के दशक में हेमंत कुमार का कलात्मक जीवन विविध था। बंगाल में वे रविंद्र संगीत के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में जाने जाते थे। बम्बई में अब उनके पास 2 व्यवसाय थे। कई लोग उन्हें एक सफल पार्श्व गायक के रूप में जानते थे और अन्य लोग उन्हें एक संगीत निर्देशक के रूप में जानते थे। हालांकि यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने फिल्म निर्माता के रूप में भी कदम रखा। उन्होंने हेमंत बेला के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की, जिसका पहला निर्माण बंगाली नील अक्षर नीच जो 1959 में आई थी। बाद में इस फिल्म कंपनी का नाम बदलकर गीतांजलि प्रोडक्शन कर दिया गया था। इस बैनर के तहत 20 साल बाद और खामोशी जैसी फिल्में रिलीज हुई थी। 50 और 60 के दशक में उन्हें पहचान मिली। 1955 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। यह उनकी फिल्म नागिन के लिए था। उन्होंने अपनी फिल्म नील अक्षर नीच के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जीता। उन्हें कई अन्य पुरस्कार भी मिले। फिल्म जगत अपने अहम के टकराव और टकराव के लिए जाना जाता है। हेमंत कुमार भी अपवाद नहीं थे। सलील चौधरी के साथ उनके मनमुटाव के बारे में बहुत प्रचारित किया गया था। एक समय था जब उनका व्यावसायिक सहयोग बहुत घनिष्ठ था। सलील चौधरी ने एक बार कहा था, अगर भगवान ने कभी गाने का फैसला किया तो वह हेमंत कुमार की आवाज़ में ऐसा करेंगे। लेकिन चीज़ें खराब हो गई। एक प्रकाशित मृत्यु लेख के अनुसार सलील चौधरी ने लिखा है कि कैसे अन्य लोग उनके बीच समस्याओं को बढ़ाने में कामयाब रहे। कुछ सालों तक उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। आखिरकार सुलह हो गई, लेकिन उस समय तक हेमंत और सलील दोनों अपने उत्पादक जीवन को पार कर चुके थे। 1960 के दशक में हेमंत कुमार बहुत सक्रिय थे, लेकिन आखिरकार चीज़ें खत्म होनी ही थी। 1970 के दशक में उनके उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई। उनकी प्रोडक्शन कंपनी गीतांजलि पर 14 लाख का खर्च हो गया था, जिसे चुकाया नहीं जा सका। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। लोकप्रिय स्वाद बदल रहे थे, लेकिन हेमंत कुमार इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थे। इन असफलताओं के बोझ से दबे हेमंत कुमार ने मुंबई छोड़ दी और कलकत्ता लौट आए। 1980 के दशक में स्वास्थ्य समस्याओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 1980 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि वह ठीक हो गई, लेकिन इससे उनकी क्षमताओं पर असर पड़ा। हेमंत कुमार एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी थे। करीब 50 फिल्मों में संगीत देने वाले संगीतकार, फिल्म मेकर भी थे। 1960 में अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और इसके बैनर तले 20 साल बाद फरार, खामोशी, बीवी और मकान जैसे फिल्में भी बनाई थी। हेमंत दा के सम्मान में उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। हेमंत कुमार ने अपने म्यूजिक करियर के दौरान 2 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड जीता था। साल 1959 में हेमंत कुमार ने फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा। और दोस्तों, हेमंत कुमार ने अपने म्यूजिक करियर के दौरान 2 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड जीता था। 1945 में उन्होंने बेला मुखर्जी से शादी की, जो एक बंगाली गायक थी। उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़के का नाम जयंत और एक लड़की का नाम रानू है। यह जानना दिलचस्प है कि उनके बेटे जयंत ने 1970 के दशक की फिल्म अभिनेत्री मौसमी चटर्जी से शादी की थी।
उनका अंतिम संगीत कार्यक्रम सितंबर 1989 में था। वह माइकल मधुसूदन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश गए थे। वहां उन्होंने ढाका में परफॉर्मेंस दी। वापस लौटने पर उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा और 26 दिसंबर 1989 को उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।